हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ठीक है, आज हम आपका स्टार्ट कर दिया हमने। थर्ड लेक्चर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार और बहुत कुछ। ठीक है, तो देखते हैं, हम पढ़ते जाते हैं, हम समझते चलते हैं आगे आगे। होप सो आप घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे रेगुलरली, क्योंकि टाइम पास में ही है आपका, है ना। और ऑफलाइन क्लासेस चल रही है अभी आपकी, तो घर से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं सबसे पहले अपन। तो एटॉमिक मॉडल के अंदर हम अगर इंट्रोडक्शन से बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका, कि जो डेल्टन्स है, डेल्टन्स ने तो ये कह दिया था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। बट जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो उसके बाद एटम अब इंडिविजिबल तो रहा नहीं, एटम डिविजिबल हो गया। अब उसके अंदर और भी पार्टिकल्स मिल गए हमें। तो अब बात हुई कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, अगर उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स है तो वो किस टाइप से अरेंज है, उनका उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो सर्कुलर है, वो कैसे हैं। तो इसके बारे में जब डिस्कवरी होने लगी, एक्सपेरिमेंट होने लग गए, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट सक्सेसफुल हुए थे इसकी मॉडल को बताने में, वो थे थॉमसन। ठीक है, थॉमसन इस मॉडल पे सबसे पहले अपना बताया कि कैसा होगा स्ट्रक्चर एटम का। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन, थॉमसन मॉडल। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना बेटा, क्योंकि आपको आई नो कि आपको लगता होगा कि ये सब तो हम सब पढ़ चुके हैं, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ नई जरूर जानने को मिलेगी थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है, तो थॉमसन थे, थॉमसन, जे थॉमसन। उन्होंने बहुत सारा वर्क किया उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले उन्होंने कैथोड रे के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद थॉमसन मॉडल लेके आए। तो बहुत कुछ उन्होंने अच्छा अच्छा किया, उससे काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई थी केमिस्ट्री उस टाइम के लोगों के लिए। तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, उन सब इनके जो भी वर्क थे उसके लिए। ठीक है, तो थॉमसन ने बोला कि एटम जो होगा वो एटम कैसा होगा, एटम होगा किस शेप का, इस टाइप की शेप का एटम होगा। कौन सी शेप है बेटा ये। ठीक है, ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, सर्कुलर, स्पेरिकल। ठीक है, तो सर्कल और स्पेरिकल दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने जो बताया था कि मॉडल कैसा होगा, एटम कैसा दिखता होगा, तो उन्होंने बोला कि एटम कैसा दिखता होगा, एटम की शेप कैसी, स्पेरिकल शेप है। ठीक है, स्पेरिकल शेप मतलब क्या होता है कि एक तो होती है हमारी ये बॉल होती है। ठीक है, बॉल जो होती है वो बॉल किस शेप कैसी होती है, वो स्पेरिकल होती है, क्योंकि वो चारों तरफ से राउंड है, 3D में राउंड है। उसको कैसे भी देखो हमेशा हर जगह से राउंड दिखेगी। बट सर्कुलर जो होता है वो 2D में राउंड होता है, वो हर जगह राउंड नहीं होता, वो 2D में राउंड होता है। अगर आप अगर थर्ड एंगल पे चले गए तो थर्ड एंगल पे वो सर्कल ना देख के वो कुछ और दिखेगा आपको। डेट्स वाई उन्होंने बोला कि जो एटम की शेप है वो कैसी है, स्पेरिकल शेप है। डेट मीन्स कि चारों तरफ से राउंड है ना। और इसकी जो सरफेस है, इस पूरी स्पेरिकल जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसकी जो सरफेस है, उस सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है ये, पॉजिटिवली चार्ज। सब पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ सर, प्रोटॉन है। बिल्कुल प्रोटॉन है, लेकिन जब यह मॉडल दिया था उस टाइम पे प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी बेटा। उस टाइम पे केवल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी और लोगों के माइंड में ये आने लग गई थी कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी एटम के साथ होना चाहिए, तभी एटम न्यूट्रल होगा हमारा। तो उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो एटम के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बोला था उन्होंने, उन्होंने कोई वर्ड यूज़ नहीं किया था स्पेसिफिकली। वो बाद में पता लगा कि पॉजिटिवली चार्ज को नाम दिया गया प्रोटॉन, लेकिन उस टाइम पे कुछ था नहीं ऐसा कुछ, तो उन्होंने कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके अंदर एम्बेडेड है। और इस टाइप से इसके अंदर एटम के अंदर जो अरेंज है इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है।
ठीक है, ये उनका स्ट्रक्चर था। उन्होंने स्टेप से स्ट्रक्चर अपना प्रेजेंट कर दिया कि मेरा स्ट्रक्चर मेरे अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर स्टेप से होना चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने और एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि चलो आपको लगता है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो एग्जाम्पल उन्होंने बता दिया कि एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि 3-4 एग्जाम्पल दिए उन्होंने। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा एग्जाम्पल दिया जो दिया उन्होंने वो था रेजिन पुडिंग मॉडल, पुडिंग मॉडल। और थर्ड जो एग्जाम्पल दिया वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है वहाँ से कि वाटरमेलन, कि मेरा जो एटम है वो किस टाइप से दिखता होगा, वाटरमेलन जैसा दिखता होगा। वाटरमेलन मतलब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा एटम होता होगा, नहीं, स्ट्रक्चर जो होता होगा वो वाटरमेलन का जैसा होता होगा। वाटरमेलन का मिनी साइज मान लो आप, वो ऐसा एटम है मेरा, जिसमें वाटरमेलन जो आप देखते हो उसमें जो बाहर की सरफेस है वो कैसी ग्रीन कलर की, तो जितनी भी ग्रीन कलर की सरफेस दिखती है वहाँ पे सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अंदर का जो रेडिश कलर का पार्ट देखते हो आप, वो अंदर के रेडिश कलर के पार्ट में क्या है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये उस टाइप से उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया था मॉडल। और ये मॉडल उस टाइम पे काफ़ी फेमस भी हुआ, काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी सही। ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये मॉडल एग्जिस्ट करता रहा, क्योंकि इस मॉडल को डिस्कार्ड करने के लिए कुछ हुआ नहीं था ऐसा। लेकिन कुछ टाइम बाद, अराउंड अराउंड 13 ईयर्स बाद, एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ ये। क्यों हुआ, क्योंकि इस मॉडल के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट की धज्जियां उड़ गई थी थॉमसन मॉडल की। थॉमसन मॉडल बुरी तरह डिस्कार्ड हो गया था यहाँ पे, क्योंकि रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्कवर कर दिया था जो थॉमसन के बिल्कुल अपोजिट था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या कहा, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक लेड बॉक्स लिया, इसके अंदर क्या रख दिया उन्होंने, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। हम मान लेते हैं यहाँ पे उन्होंने यूरेनियम रख दिया। ठीक है, ये यूरेनियम यहाँ पे रख दिया। आगे उन्होंने एक लेड की स्लिट लगा दी। उससे क्या हुआ कि अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट 3 टाइप की रेस एमिट करता है, तो यहाँ पे भी एमिट करेगा वो, तो सब जगह एमिट ना होकर यहाँ से एक स्ट्रेट निकले, इसलिए उन्होंने एक स्लिट लगा दी जिसमें बीच में होल था, ताकि रेडिएशन जो है चारों तरफ ना जाके सामने ही जाए। चारों तरफ तो जाएगी सही, लेकिन जहाँ पे मुझे परफॉर्म करना है वहाँ के लिए रेस यहीं से आनी चाहिए बस। और सामने उन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल हैंग कर दी। और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ उन्होंने क्या करा, एक प्लेट लगा दी, जिसको आप काफ़ी सारे नाम से जान सकते हैं, बोलते भी हैं अलग अलग फिश के अंदर। मैं जैसे बताऊं आपको, किसी बुक में मिलेगा आपको फोटोग्राफिक प्लेट, और किसी बुक में मिलेगा आपको जिंक सल्फाइड कोटिंग, जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट, और किसी बुक में मिलेगा आपको फ्लोरोसेंट स्क्रीन। नाम अनेक काम एक। ठीक है, तो यहाँ तीनों का मतलब एक ही बात है। आप फोटोग्राफिक प्लेट बोलो, जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट बोलो, या फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलो, सब कुछ सब में एक चीज़ होने वाली है। यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब भी इस स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ हिट होगी, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट से वो ग्लो करने लग जाएगी, होना वही चीज़ है। तो इस टाइप से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अरेंज कर दिया। क्लियर। अब जूम करके अगर देखें हम कि इसके अंदर हो क्या रहा होगा, तो मैं आपको जूम करके दिखा दूं। यहाँ पे मान लेते हैं हम कि जो थिन फॉइल ली उन्होंने गोल्ड की, सबसे पहला क्वेश्चन कि थिन फॉइल क्यों ली यहाँ पे, क्योंकि एटम जो सॉरी जो गोल्ड है वो हाईएस्ट मेलेबल मेटल है। तो उनको था कि सबसे बारीक एक प्लेट लूँ मैं, एक फॉइल लूँ मैं, जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स आ पाए, ताकि मुझे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा क्लियर हो पाए। ठीक है, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल के अंदर क्या देखा, जूम करके देखे हम गोल्ड फॉइल को, तो गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारे एटम्स अरेंज होंगे।
ठीक है। सामने से आ रही है यहाँ पे अल्फा रेस, यहाँ से जो रेस निकल रही थी वो रेस, जिस रेस से ये एक्सपेरिमेंट हुआ वो थी अल्फा रेस। ठीक है। तो अल्फा अल्फा रेस सामने से आ रही थी, अब मान लेते हैं कि आ रही सामने से आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे आई थोड़ी सी डेविएट हो गई, यहाँ से वापस सीधी निकल गई, यहाँ पे आई तो जिस पास से आई उसी पास से चली गई, सीधी गई, सीधी गई, यहाँ पे आई तो डेविएट हो गई, थोड़ी सी आई वापस, बाउंस बैक हो गई। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर जूम करके देखा जाए तो कुछ इस टाइप का दिखता था हमें। क्लियर। ये सब क्या है, जो ये गोल्ड के एटम से सामने से कौन सी रेस आ रही है, हमारी अल्फा रेस आ रही है। अब आप कुछ खुद अज्यूम करो कि थॉमसन का मॉडल ले लो आप, यहाँ पे थॉमसन का मॉडल ये रहा, जिसपे सामने क्या है, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब उन्होंने एक्सपेक्ट क्या होगा, ये देखो आप कि सामने इस एटम के सामने की तरफ से उन्होंने अल्फा रेस की बम्बार्डिंग कर दी, तो उन्होंने एक्सपेक्ट जो किया होगा उसका तो बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे हुआ। अब जो एक्सपेक्ट किया था वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने अलग अलग बातें सुनी होगी इसके बारे में, एग्जैक्ट रीज़न क्या था मैं बताता हूँ आपको, कि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो किया था उन्होंने कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो था कि अल्फा रेस जब इस मॉडल के अंदर एंटर होगी, क्योंकि ये रेस में एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि उस पर पेंट्रेट हो सके, तो जब ये रेस इसके अंदर एंटर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरना पड़ेगा उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड के गुजरने से क्या होगा कि इसकी जो स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक के आने की जो स्पीड है, अंदर जाते इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, और हल्का सा यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, जिससे वो अल्फा रे जो सीधी आ रही थी वो हल्की सी डेविएट हो जाएगी, कुछ स्मॉल एंगल से डेविएट होगी, इतनी नहीं डेविएट होगी लेकिन कुछ स्मॉल एंगल से डेविएट होगी, ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। एक्चुअल रीज़न यही था उनका एक्सपेक्ट करने का, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या हुई कि कुछ नहीं, यहाँ पे बोला था उन्होंने, एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे जितनी भी रेस यहाँ से निकलेगी सारी की सारी रेस स्मॉल एंगल से डेविएट होगी, बट यहाँ पे अपोजिट हो गया। यहाँ पे ज़्यादातर रेस, ठीक है, 99% रेस स्ट्रेट चली गई। अब स्ट्रेट चली गई तो उनको लगा कि यार ये थॉमसन का मॉडल में कहीं ना कहीं घपला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस एक्सपेरिमेंट को सूट नहीं हो रहा। तो उन्होंने कुछ फर्दर एक्सपेरिमेंट किए, उसको और तरीके से जानना चाहा, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स दिए। वो पॉइंट्स क्या थे मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लेते हैं आप, उसकी पॉज करें और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो जो ऑब्जर्वेशन थी यहाँ लिख लेते हैं अपन, ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशन थी उनकी वो थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कितने, मोस्ट कितने, अप्रोक्स 99%, ठीक है, पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। कैसे पास हुए, यहाँ पे अनडिफ्लेक्टेड पास हुए। बी पॉइंट, जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने वो किया कि कुछ ही, काफी थोड़े से ही, अ स्मॉल फ्रैक्शन, a small fraction of alpha particles was deflected by small angle। उन्होंने सोचा था कि सारे ही अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे स्मॉल एंगल से, बट यहाँ पे हुआ थोड़ा सा अपोजिट, कुछ ही अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से। ठीक है। सी पॉइंट देखते हैं अपन, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था उनका वो था कि बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, इतने कि
20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करी मैंने, तो उसमें से एक पार्टिकल ही ऐसा था जो जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ गया। 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था, अल्फा पार्टिकल, जो जिस पाथ से गया वो उसी पाथ से वापस आ गया। तो इसको हम बहुत कम बोलेंगे, ना के बराबर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, कितना मैंने अभी आपको बताया, जैसे 1 in 20,000 बाउंस बैक एंड डिफ्लेक्टेड नियरली 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इनकी मेन ऑब्जर्वेशंस हो गई। ठीक है, इससे थॉमसन का जो मॉडल था वो तो पूरी तरह वहाँ से डिस्कार्ड कर दिया गया, और उन्होंने ढंग से ऑब्जर्व करने के बाद कुछ कंक्लूजन निकाले कि भाई थॉमसन का जो मॉडल है उसको साइड में रख दो अभी फिलहाल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो ऑब्जर्व किया उस हिसाब से मैं कंक्लूजन बताता हूँ मेरा, कि मेरे हिसाब से मॉडल कैसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो लिख लेते हैं अपन, वो लिखते हैं कंक्लूजन। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन था उनका, उन्होंने कहा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, मतलब कि स्ट्रेट चले गए बिल्कुल। और स्ट्रेट गए मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उनके बीच में। डेट मीन्स कि वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से या किसी भी ऐसी चीज़ से हिट नहीं हुआ या उसके पास से नहीं निकला जिससे डिफ्लेक्शन होना चाहिए था। तो उनका ये मानना था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, सेकंड जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, वो निकाला कि कुछ स्मॉल फ्रैक्शन में अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्मॉल एंगल से। डेट मीन्स कि कुछ छोटे से एरिया के अंदर ही कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जो है मेरी, वो डिफ्लेक्ट हो रही है थोड़ी सी जगह पे ही, क्योंकि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। डेट्स वाई उनको ये लगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर concentrated in a very small वॉल्यूम। ठीक है, और उन्होंने इस स्मॉल वॉल्यूम वाली जगह को नाम दिया न्यूक्लियस। एंड रदरफोर्ड नेम दिस पॉजिटिवली चार्ज, या मैं बोलूं पॉजिटिव सेंटर बोल दूं मैं अगर यहाँ पे, पॉजिटिव सेंटर इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ से न्यूक्लियस नेम जनरेट हुआ था, इससे पहले न्यूक्लियस नेम कुछ था ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियस की बात ही नहीं हुई थी। अब तक हमें पता ही नहीं था कि एटम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। थॉमसन ने कहा तो थॉमसन का मॉडल तो बिल्कुल साइड में रख दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस का नाम आ गया, अब से न्यूक्लियस के बारे में बात होने लग गई। ठीक है, और थर्ड जो उन्होंने कंक्लूजन दिया, वो उन्होंने कहा कि इतने स्मॉल फ्रैक्शन से अगर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डेट मीन्स कि इतनी छोटी ही जगह पे ही न्यूक्लियस होगा, बाकी मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, और उस हिसाब से उन्होंने जो कैलकुलेशन की, वहां पे उन्होंने कैलकुलेट करके बताया, ही कैलकुलेटेड दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, किससे नेग्लिजिबल, किससे, इन कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। सो द रेडियस, उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि द रेडियस ऑफ एटम
इज अबाउट, कितना होगा रेडियस एटम का, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, हालांकि ये चीज़ रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर ये थॉमसन भी बोल चुके थे। उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि एटम का साइज जो है वो इतना ही छोटा होगा, बट जो भी उन्होंने बताया अपने मॉडल के बारे में पूरा डिस्कार्ड हो गया। केवल एक ही पॉइंट उनका यहाँ पे सही रहा, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और उन्होंने बताया, क्योंकि न्यूक्लियस उन्होंने नाम दिया था, तो न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस कितना छोटा एटम से, वो उन्होंने बताया कि वाइल डेट ऑफ न्यूक्लियस while डेट ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। देख रहे हो आप, यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर है एटम का, और यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर। कितना डिफरेंस हो गया, 10⁵ मीटर का डिफरेंस आ रहा है, 10⁵ मीटर का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ये। ठीक है, इतना बड़ा कि ये आपकी एनसीईआरटी में भी है कि अगर आप अज्यूम करें कि एक क्रिकेट का स्टेडियम जो है वो एटम है, तो उस स्टेडियम के सेंटर में रखी हुई जो क्रिकेट की बॉल होगी वो क्या है, न्यूक्लियस है। पूरे क्रिकेट स्टेडियम के बराबर एक एटम, उसके सेंटर में रखी हुई एक क्रिकेट की बॉल, वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो इतना मेगा डिफरेंस होता है दोनों की साइज के अंदर। क्लियर, होप्स आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो अगर आपको हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस तरफ से पढ़ते रहे, हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो उन्होंने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए पूरे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, जो पोस्टुलेट्स थे उनके, वो पोस्टुलेट्स जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि जो मेन पोस्टुलेट्स थे उनके वो क्या थे, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडल। ठीक है, पहला अगर मैं लिखूं, जो कंक्लूजन लिखा है वो तो ऑफकोर्स थे ही सही, इसके अलावा और भी पोस्टुलेट्स थे। तो उनका कहना था कि जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और उस सर्कुलर ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। सर्कुलर पाथ पे जो नाम दिया उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। तो लिख लेते हैं इस चीज को, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स विच मूव अराउंड न्यूक्लियस विद अ, किससे, बहुत तेज स्पीड में घूम रहे हैं, विद अ वेरी हाई स्पीड। कहाँ पे घूम रहे हैं वो, इन अ सर्कुलर पाथ, और इस पाथ को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट। ठीक है, और इसको उन्होंने रिसेंबल करवाया कि कैसे रिसेंबल करेंगे, कैसे आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जगह पे आप रख दो यहाँ पे सन, और सन के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ के अंदर, वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसी रीजन से जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसको एक और नाम दिया गया, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्लेनेट से असेंबल किया था अपने स्ट्रक्चर को। ठीक है, और सेकंड चीज उन्होंने बोली कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे। तीसरे, और ये तो बोल ही चुके थे वो कि जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बराबर ही होंगे, तभी जो एटम है वो न्यूट्रल हो पाएगा। तो ये भी उन्होंने बात कह दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो एटम के अंदर बराबर ही है यहाँ पे।
क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स वो कह चुके थे यहाँ पे। आई थिंक क्लियर है आपको पूरा रदरफोर्ड मॉडल। अब ये मॉडल डिस्कार्ड क्यों हुआ, इसके पीछे एक रीज़न है, बहुत बड़ी कहानी है। मैं अगर कहानी आपको समझाऊं तो कहानी इस टाइप से है कि अगर ये उन्होंने कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो कर रहे हैं और हाई स्पीड में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात हुई कि भाई आप ले लो, एक बाउल ले लो या मौत का कुआं जो आपने देखा हो, फेयर जो लगता है आपके, मेला जो लगता है वहाँ पे देखा आपने मौत का कुआं। तो वहाँ पे जो मोटरसाइकिल से वो भी अगर स्पीड में चलती है तो वहाँ चारों तरफ घूमने लग जाती है। और अगर दूसरा एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो एक बाउल ले लो बड़ा सा, उस बाउल के अंदर एक बॉल रख दो, तो आप जब बाउल को शेक करोगे अच्छे से तो जो बॉल है वो घूमने लग जाएगी गोल 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 गोल, ठीक है। लेकिन क्या वो बॉल उस बाउल के अंदर 24 आवर्स 365 डेज 100 ईयर्स हमेशा के लिए घूमती रहेगी? क्या वो मोटरसाइकिल्स जो उस कुएं के अंदर चल रही है वो अगर अपनी स्पीड लूज कर दे, स्पीड धीरे कर दे, तो वहां पे कंटिन्यूसली उसमें घूमती रहेगी? वो कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ लूज तो कर रही है, अपनी अपना फ्यूल तो लूज कर रही है, तभी तो घूम रही है वहां पे वो। अगर फ्यूल कांस्टेंट रहेगा तो वो घूमना बंद कर देगी वहां पे। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठा यहाँ पे कि आपने इसका एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये मत भूलो रदरफोर्ड साहब कि जो प्लैनेट्स है वो अनचार्ज है, प्लैनेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे जो एटम्स, सॉरी, वहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं वो स्टेबल रहते हैं, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल लेकिन जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो अपने एनर्जी लूज करता है, और एनर्जी लूज करेगा, करता है, ऑफकोर्स करता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करेंगे वैसे वैसे उनकी स्पीड कम होती जाएगी और अल्टीमेटली वो एक स्पाइरल पाथ लेते हुए न्यूक्लियस में डंप हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एटम एग्जिस्ट नहीं करता, एटम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता, एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, मैटर एग्जिस्ट नहीं करता तो अर्थ एग्जिस्ट नहीं करती। डेट मीन्स कि अगर ऐसा होता तो आप आज आसमान की ऊंचाइयों में होते, ठीक है। इस चीज़ का वो आंसर नहीं दे पाए रदरफोर्ड। सेकेंड चीज़ उन्होंने जो जिसमें फेल हुए वो रदरफोर्ड, वो थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फेल हुआ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ, चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे अपन जब टॉपिक आएगा अभी, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट करेगा तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूस नेचर का बनेगा, ठीक है। कंटिन्यूस नेचर का बनेगा, डेट मीन्स कि जब एक्चुअल में जब स्पेक्ट्रम बनता है तो वहाँ पे डेफिनेट फ्रिक्वेंसीज की लाइंस होती है, ठीक है। लाइंस एक बनी हुई होती है वहाँ पे डेफिनेट फ्रिक्वेंसी की, वो लाइन बनी हुई होती है। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है वहाँ पे तो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी भी लूज़ करेगा, एनर्जी कंटिन्यूसली लूज़ करेगा तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा यहाँ पे लाइंस बन रही है वो क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, वहाँ पे कुछ लाइंस नहीं बनेगी क्योंकि एनर्जी तो कंटिन्यूसली एमिट हो रही है वहाँ पे, ठीक है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, उसके अंदर काफ़ी सारी लाइंस होती है जो कि किसकी वजह से होती है, डेफिनेट फ्रिक्वेंसी की वजह से होती है। क्लियर। तो ये ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। क्लियर। नाउ हम इसके बाद जो बात करेंगे, आज के वीडियो के लिए इतना ही था, थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो है ये, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन, जल्दी से फिनिश करेंगे अपन थोड़ा सा बेसिक जो बचा हमारा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोडाइपर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आइसोटॉन्स, इन सब के बारे में बात करेंगे शॉर्ट शॉर्ट में। उसके बाद हम मेन चैप्टर पे जंप कर देंगे हम फटाफट से, और वहाँ से फिर हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश कंटेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अब तक आप जो पढ़ रहे थे उसकी कहीं ना कहीं आपको नॉलेज थी, लेकिन जो हम टॉपिक लेंगे 11th का वहाँ से आपको बिल्कुल फ्रेश लगेगा, ठीक है। तो आपको वो ढंग से पढ़ना होगा और मज़ा ऑफकोर्स आएगा, जैसा भी आपको मज़ा आ रहा है, डिटेल में समझने को मिल रही है एक एक चीज़ें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।